अशोक को अपनी दादी का एक खत मिला। कई सालों बाद उन्होंने लिखा था कि मरने से पहले वे उसे आखिरी बार देखना चाहती थीं। अशोक का घर गांव के बाहरी इलाके में पहाड़ों और जंगलों के बीच स्थित था, जिसे लोग भूतिया जगह मानते थे। अशोक अपने गांव पहुंच गया और अपनी दादी से मिलने गया। दादी ने उसका हालचाल पूछा और फिर उससे उसके दादा तुलसीदास के बारे में पूछा। दादी ने उसे बताया कि उसके दादा शिकार के लिए जंगल में गए थे, पर उसके बाद कभी लौटकर नहीं आए। कई लोगों और पुलिस ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, पर वे असफल रहे। रात के खाने के बाद दादी ने उसे पहले मंजिल पर उस कमरे में सोने को कहा जहां उसने अपना बचपन बिताया था। रात के लगभग 3 बजे अचानक किसी ने उसके नाम को धीरे से पुकारा। अशोक सपना देख रहा था, पर वो आवाज सुनकर जाग गया। उसे दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद वह फिर से सो गया, पर थोड़ी ही देर बाद फिर से किसी ने उसका नाम लेकर दरवाजे पर दस्तक दी। वह उठा और चारों ओर अंधेरे में देखने लगा। तभी फिर से दस्तक की आवाज आई। उसने देखा कि खिड़की पर एक पेड़ की शाखा हवा के झोंके से बार बार टकरा रही थी। उसने सोचा कि शायद यही आवाज का कारण है और उस शाखा को तोड़ दिया। सुबह गांव के कुछ बच्चे खेल रहे थे कि तभी एक तांत्रिक वहां आया और उन्हें एक खत दिया जो अशोक के लिए था। उस खत में लिखा था कि उसे उस घर में नहीं रहना चाहिए। वह जगह सुरक्षित नहीं है और वहां किसी काली ताकत का वास हो सकता है। अशोक ने वह खत पढ़ा और सोच में पड़ गया कि यह खत किसने भेजा। उसने गांव में लोगों से अपने दादा तुलसीदास के बारे में और जानकारी हासिल करने का सोचा। गांव में घूमते समय उसकी मुलाकात पुलिस इंस्पेक्टर से हुई। अशोक ने उन्हें सब कुछ बताया। इंस्पेक्टर ने बताया कि उसके दादा उनके बचपन के दोस्त थे और उन्हें भी घर के आसपास किसी अजीब घटना का एहसास होता था। उन्होंने बताया कि तुलसीदास इन घटनाओं से बहुत परेशान थे और इससे छुटकारा पाने की कोशिश में थे, लेकिन एक दिन अचानक वे गायब हो गए। इंस्पेक्टर ने यह भी बताया कि अशोक की बुआ सुनीता, जो विदेश में रहती थीं, अपने पिता के गायब होने की खबर सुनकर गांव आई थीं, लेकिन वह भी रहस्यमय तरीके से लापता हो गईं। इसके बाद 6 महीनों तक किसी ने उसकी दादी को भी नहीं देखा। गांव में लोग कहते थे कि वह अकेले अपने पति और बच्चों की याद में वहां रह रही थी। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर अशोक वापस घर गया और उसने अपनी दादी से बुआ सुनीता के बारे में पूछा। दादी ने पहले तो सच छिपाया, पर फिर कहा कि हाँ, सुनीता आई थी, लेकिन अपने पिता के गायब होने से वह पागल हो गई थी। दादी ने उसे शहर के मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया था। यह सुनकर अशोक ने दादी से वादा किया कि वह अगले दिन अस्पताल जाकर अपनी बुआ को वापस लाएगा। रात को अशोक फिर से अपने कमरे में सो गया। आधी रात के करीब उसे फिर से धीमी सी आवाज में अपना नाम पुकारने की आवाज आई और खिड़की पर दस्तक भी हुई। उसने उठकर देखा तो पाया कि पेड़ की वही शाखा जो उसने तोड़ी थी किसी तरह फिर से उग आई थी और खिड़की से टकरा रही थी। उसने डर के मारे शाखा से पूछा, तुम कौन हो? कई बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने शाखा से शर्त लगाई कि अगर वह हाँ में जवाब देना चाहे तो 3 बार दस्तक दे और नहीं के लिए 2 बार। उसने पूछा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? शाखा ने 2 बार दस्तक दी। उसने फिर पूछा, क्या तुम मेरे दादा की आत्मा हो? शाखा ने 2 बार दस्तक दी। फिर उसने पूछा, क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो? इस बार शाखा ने 3 बार दस्तक दी। अशोक ने फिर सवाल किया, क्या तुम मेरी बुआ सुनीता की आत्मा हो? इस पर शाखा ने फिर 2 बार दस्तक दी। अशोक ने आखिरी सवाल किया, क्या तुम मेरी दादी हो? अचानक शाखा ने 3 बार दस्तक दी। इसी बीच अशोक ने अपने पीछे से अपनी दादी की डरावनी हंसी सुनी। उसकी दादी तो नीचे सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ थीं, तो फिर पीछे खड़ी हंसने वाली वह कौन थी? अशोक ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो उसकी दादी जैसी दिखने वाली एक रहस्यमय छाया वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वो अशोक की तरफ बढ़ने लगी। अशोक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मेरी दादी तो ऊपर नहीं चढ़ सकती। उस छाया ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूं जो यहां इतने सालों से तुम्हारी दादी के रूप में रह रही हूं। तुम्हारे दादा और तुम्हारी बुआ सुनीता के गायब होने के पीछे भी मैं ही हूं। अशोक के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अशोक को अब एहसास हुआ कि वह किसी अदृश्य शक्ति के चंगुल में फंस चुका था। वह डर के मारे पीछे हट गया और खिड़की की तरफ देखा,
जहां पेड़ की शाखा फिर से खिड़की पर दस्तक दे रही थी, मानो उसे चेतावनी दे रही हो। अचानक उस शाखा ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया और खिड़की के अंदर आ गई। शाखा की हरकतें अब सामान्य नहीं लग रही थीं। वह ऐसे हिल रही थी जैसे उसमें भी किसी आत्मा का वास हो। अशोक ने घबराकर शाखा से एक आखिरी बार पूछा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? शाखा ने 3 बार दस्तक दी। ये मानो हां का इशारा था। अचानक कमरे की खिड़की और दरवाजे जोर से खुल गए और एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। उस झोंके के साथ ही वह डरावनी छाया, जो दादी की तरह दिखती थी, अचानक दर्द से चीख उठी और धीरे धीरे धुंधली होकर गायब होने लगी। अशोक समझ गया कि उसकी दादी की असली आत्मा उस शाखा के माध्यम से उसकी मदद कर रही थी और उसे इस भयानक शक्ति से बचा रही थी। जैसे ही छाया गायब हुई, अशोक ने अपनी दादी की असली आवाज सुनी, जो उसके कानों में गूंज रही थी। वह कह रही थी, अशोक, तुम सही समय पर यहां आ गए। यह आत्मा मेरे शरीर में वर्षों से कैद थी और मेरे परिवार को बर्बाद कर रही थी। तुम्हारे आने से ही मुझे इसे खत्म करने की ताकत मिली है। अब तुम जल्दी से यहां से चले जाओ और फिर कभी इस घर में मत आना। अशोक ने अपनी दादी का आदेश मानते हुए वहां से तुरंत निकलने का निर्णय किया। वह घर से भागते हुए सीधा गांव की तरफ भागा। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसने देखा कि आसमान साफ हो गया था और अजीबोगरीब सन्नाटा जो हमेशा उस घर के आसपास होता था, अब खत्म हो गया था। अशोक ने गांव वालों से दादी और अपने परिवार के लिए एक पूजा का आयोजन करवाया ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल सके। उसने अपने जीवन में फिर कभी उस भयानक घर की तरफ नहीं देखा और अपने दादा और बुआ के बारे में किसी से बात नहीं की। अंततः अशोक को यह समझ आ गया था कि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही अच्छे होते हैं और उन पर पर्दा डालना ही सबसे बेहतर है। यदि आपको यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास कोई अन्य सुझाव है तो कृपया हमारे साथ साझा करें। थैंक्स फॉर क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। कहानी, हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। ये असाधारण आत्मा और ऊर्जा इस दुनिया में मौजूद है। यदि आप विश्वास नहीं करते तो कृपया उन पर मजाक न बनाएं। हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे मौजूद हों या नहीं।